हम ट्रांजिस्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद देखने वाले हैं और उनका अर्थ समझने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला बिंदु है ट्रांजिस्टर गेन। ट्रांजिस्टर गेन क्या होता है? जब हम किसी भी ट्रांजिस्टर में जो इनपुट सिग्नल देते हैं और उससे प्राप्त होने वाला आउटपुट सिग्नल अधिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। हमने इनपुट में कम सिग्नल दिया और आउटपुट में क्या हुआ? अधिक सिग्नल प्राप्त हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। अब इस सिग्नल में वोल्टेज हो सकता है, धारा हो सकती है और करंट हो सकती है। धारा यदि हम कम देते हैं और हमें अधिक धारा प्राप्त होती है उसको हम धारा गेन बोलेंगे। वोल्टेज हम कम देते हैं, अधिक वोल्टेज सिग्नल प्राप्त होते हैं तो उसको वोल्टेज गेन बोलेंगे। और यदि हम कम पावर देते हैं ट्रांजिस्टर में और हमें आउटपुट में अधिक पावर प्राप्त होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पावर गेन बोलेंगे। धारा गेन में जो इनपुट सिग्नल होता है वह कम होगा और जो ट्रांजिस्टर से आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा वह क्या होगा? अधिक होगा। हम यह भी बोल सकते हैं कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का अनुपात क्या कहलाता है? धारा गेन कहलाता है। गेन के लिए यह जरूरी है कि जो हम सिग्नल दे रहे हैं वह कम रहेगा और जो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है वह अधिक रहेगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल क्या होगा? कम होगा और जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, जो आउटपुट सिग्नल है वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसमें हम वोल्टेज को भी ले सकते हैं। हमने क्या हुआ? कम वोल्टेज दिया, हमको अधिक वोल्टेज मिला तो वोल्टेज गेन हो गया। इसमें हम धारा को भी ले सकते हैं। हमने इनपुट में कम धारा दी, हमको ट्रांजिस्टर के द्वारा अधिक धारा मिली। ठीक, और साथ ही साथ हम इसमें पावर को भी ले सकते हैं। हमने ट्रांजिस्टर को कम पावर दी और हमको आउटपुट में अधिक पावर मिली तो वह क्या हो जाएगा? पावर गेन हो जाएगा। तो समझ में आया क्या होता है गेन ट्रांजिस्टर में? अब हम देखने वाले हैं धारा गेन क्या होता है। धारा गेन को दो बिंदुओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला रहता है अल्फा और दूसरा रहता है बीटा। इन दोनों में अलग अलग प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन प्रयुक्त किए जाते हैं। जो हमारा अल्फा होता है उसमें हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं और जो हमारा बीटा होता है उसमें हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं। जो धारा गेन अल्फा होता है उसमें हम कलेक्टर धारा तथा एमीटर धारा के बीच में जो अनुपात होता है उनके मध्य संबंध को ज्ञात करते हैं। और जो हमारा बीटा होता है उसमें हम बेस धारा तथा कलेक्टर धारा के मध्य में क्या करते हैं? संबंध को दर्शाते हैं। इसमें आप लोग ध्यान रखना, जो पहला होता है अल्फा, इसमें क्या होता है? हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को मानते हैं और उसमें हम कलेक्टर धारा तथा एमीटर धारा के मध्य जो परिवर्तन होते हैं उसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। और हम इसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। जब हम बेस को कॉमन कर देते हैं तो जो हमारा अनुपात बचता है वो बचता है कलेक्टर करंट बटे एमीटर करंट। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम बेस को क्या कर देते हैं? कॉमन कर देते हैं। इसलिए जो हमारा अनुपात बनता है वह कलेक्टर धारा और एमीटर धारा के बीच में बनता है। इसमें जो हमारा अल्फा का मान है, इसमें आप लोग यहाँ नोट करना कि जो अल्फा का मान है वह होता है 0.95 से 0.99 के बीच में होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना होता है? 0.95 से 0.99 के बीच में होता है। धारा गेन में हमारा दूसरा बिंदु है बीटा। बीटा क्या होता है? यह
कॉमन एमीटर अभिन्यास का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। इसमें हम एमीटर को कॉमन कर देते हैं और जब हम इसमें एमीटर को कॉमन कर देते हैं तो जो हमारी कलेक्टर धारा होती है और बेस धारा होती है, दोनों के मध्य जो परिवर्तन होता है उसी को हम किससे दर्शाते हैं? बीटा से दर्शाते हैं। और जो इसमें सूत्र बनता है वह बनता है बीटा बराबर कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। तो जो दूसरा बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा, जिसको किससे दर्शाया जाता है? बी से दर्शाया जाता है। इसमें जो आपका सूत्र बनेगा आपको पता है, हम इसमें एमीटर को कॉमन मान लेते हैं तो जो सूत्र बनेगा हमारा कलेक्टर करंट बटे क्या बनेगा? बेस करंट। ठीक, कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। एमीटर को हमने क्या मान लिया? कॉमन मान लिया। ठीक, और इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बीटा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, धारा गेन में जो हमारा तीसरा है बिंदु वह है अल्फा एवं बीटा में संबंध। इसमें हम अल्फा एवं बीटा के मध्य में संबंध को दर्शाते हैं, जिसमें जो हमारा बीटा बराबर होता है अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, जिसमें हमारा बीटा बराबर होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा। ठीक, ये हमारा बीटा का संबंध हो जाता है। अब इसी प्रकार इसमें अल्फा का संबंध भी बनता है, जो होता है अल्फा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा। ये दो प्रकार के संबंध आपको अल्फा एवं बीटा धारा गेन में देखने को मिलेंगे। किसी ट्रांजिस्टर में जो इनपुट वोल्टेज होता है और आउटपुट वोल्टेज होता है उसका संबंध क्या कहलाता है? वोल्टेज गेन कहलाता है। इसमें जो हमारा इनपुट वोल्टेज रहेगा वह कम रहेगा और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, और दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेन बोलते हैं। इसमें जो आपका वोल्टेज गेन का जो सूत्र होता है वह होता है वोल्टेज गेन बराबर आउटपुट वोल्टेज बटे क्या हो जाएगा? इनपुट वोल्टेज। क्या हो जाएगा? इनपुट वोल्टेज। ठीक, ट्रांजिस्टर शब्दावली में तीसरा बिंदु है पावर गेन। इनपुट पावर और आउटपुट पावर का संबंध क्या कहलाता है? पावर गेन कहलाता है। इसमें इनपुट पावर जो रहेगी वो कम रहेगी और आउटपुट पावर रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? पावर गेन कहलाता है। इसमें जो हमारा सूत्र बनेगा वह बनेगा पावर गेन बराबर आउटपुट पावर बटे क्या हो जाएगा? इनपुट पावर। क्या हो जाएगा? इनपुट पावर। ठीक, और इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? हमारा पावर गेन कहलाएगा। ट्रांजिस्टर शब्दावली में जो हमारा थर्ड बिंदु है वह है बेस एमीटर वोल्टेज। बेस एमीटर वोल्टेज में हम क्या करते हैं? जो हमारे ट्रांजिस्टर में वोल्टेज दिया जाता है वह हमारा बेस टर्मिनल, ये हो गया हमारा बेस टर्मिनल, ठीक, और हमारा एमीटर टर्मिनल, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? इनपुट वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट वोल्टेज देते हैं। और हम जितना इस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज को आरोपित करते हैं या प्रदान करते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं? बेस एमीटर वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। इसमें क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि हम वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज किसके माध्यम से देंगे? कलेक्टर और एमीटर के माध्यम से। हम इसमें जो वोल्टेज आरोपित करेंगे वह कलेक्टर और एमीटर के माध्यम से क्या करेंगे? इनपुट वोल्टेज देंगे। और आउटपुट कहां से लेंगे? हमारा बेस और कलेक्टर रहेगा तो कलेक्टर वाला यूज करेंगे, और एमीटर वाले से लेना है तो एमीटर वाले से यूज करेंगे। ठीक, अगला बिंदु है वह है एमीटर धारा। क्या होती है एमीटर धारा? यह समझते हैं। ट्रांजिस्टर के एमीटर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है और उसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है
उसी को हम क्या बोलते हैं, एमीटर धारा बोलते हैं। इसको हम आई से दर्शाते हैं। आई मतलब करंट, ई मतलब एमीटर, इसको हम आई से दर्शाते हैं। और जो यह एमीटर धारा होती है यह किस में उपस्थित होती है, एमीटर में मिली एम्पियर में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होती है, मिली एम्पियर में आपको यह धारा देखने को मिलेगी। जो हमारा अगला बिंदु है वह है बेस धारा। ट्रांजिस्टर में बेस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के पुनर्मिलन के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है उसको हम बोलते हैं बेस करंट या बेस धारा। बेस धारा को आई से दर्शाया जाता है, आई से, और इसमें जो करंट होता है वह माइक्रो एम्पियर में होता है। क्यों होता है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बेस क्षेत्र होता है वो सबसे छोटा होता है और उसमें उपस्थित होने वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होते हैं। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होंगे या होल्स बहुत कम संख्या में होंगे तो वहां धारा का प्रवाह भी क्या होगा, कम संख्या में होगा। इसलिए इसमें जो धारा होती है वह किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, माइक्रो एम्पियर में उपस्थित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वह कम मात्रा में मौजूद होते हैं। जो आपका अगला बिंदु है वह है कलेक्टर धारा। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और उसके कारण जो धारा का प्रवाह संभव होता है उसको बोला जाता है कलेक्टर धारा। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, आईसी से दर्शाते हैं। आपको पता है कि इसमें भी जो धारा की मात्रा होती है वह हमें मिली एम्पियर में देखने को मिलेगी। किसमें मिलेगी, मिली एम्पियर में देखने को। तो समझ में आया क्या होता है एमीटर धारा, बेस धारा और कलेक्टर धारा। ठीक है,